तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था। मेंडल ने किस मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट किया? तो जैसा कि मैं आपको तब से कह रहा हूं कि मेंडल ने गार्डेन पी पर काम किया था, जिसका बॉटनिकल नाम है पाइसम सटाइवम। याद रखना है नाम। एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है बार बार, ये बोर्ड का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड एग्जाम का और नीट का भी है, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने रैंडमली उसको चूज कर लिया। उन्होंने पहले डॉग पे भी ट्राई किया था, उन्होंने टोबैको पे ट्राई किया था, कई सारे। उनको पी प्लांट सबसे इजी और कन्वीनियंट लगा। उन्होंने कहा नहीं, हम इसी पे एक्सपेरिमेंट करें। उसका कारण क्या था? पी प्लांट को कल्टीवेट करना, उसका खेती करना, उसका उगाना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है। 2 से 3 महीने का लाइफ साइकिल होता है। 2 से 3 महीने में सीड से लेके प्लांट, प्लांट से लेके सीड मिल जाता है। एकदम लाइफ साइकिल बहुत ईजी है, तो आसान है। दूसरा, एट अ टाइम एक प्लांट बहुत सारा सीड देता है और उस बहुत सारे सीड से बहुत सारा ऑफस्प्रिंग आ सकता है, नया जनरेशन आ सकता है। ये खूबी थी पी प्लांट में, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। दूसरा, एक सिंगल प्लांट के अंदर कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अपोजिट कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर का अपोजिट ट्रेट। जैसे हाइट बोला तो टॉल, ड्वार्फ, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी पैसम सेडावन के स्पीशीज में। दूसरा, पॉलिनेशन कराने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था, सेल्फ पॉलिनेशन होता था, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल था। ये मैं आपको कल भी समझाया हूँ, ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। भले ही सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था, लेकिन अगर मेंडल को जरूरत पड़ता था कि हम प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कराएं, क्रॉस पॉलिनेशन को ही कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर उनको जरूरत पड़ता था कि हाइब्रिडेशन कराया जाए तो वो भी इजी था। कैसे? तो मैं आपको कल करवाऊंगा, बताऊंगा कि मेंडल ने कैसे कराया था। इन 6 कारणों की वजह से मेंडल को लगा नहीं, पी प्लांट इज द बेस्ट। तो क्या क्या कारण है? इजी टू कल्टीवेट, शॉर्ट लाइफ साइकिल, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड ऑफस्प्रिंग एट अ टाइम, have many contrasting characters, self-pollinated plant और hybridization is easy, even this is a self-pollinated plant. Now, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मेंडल ने स्टार्टिंग में बहुत सारे कैरेक्टर चूज किए थे, 22 से भी पहले उन्होंने 34 कैरेक्टर चूज किए थे, 34। फिर उनको लगा नहीं, इतने में बात नहीं बनेगा, स्टडी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। फिर उन्होंने 22 किया, फिर उसको भी घटा कर उन्होंने कहा नहीं, स्टडी कंप्लीट नहीं होगा, हम 7 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे केवल, फिर बाद में समय बचेगा तो देखा जाएगा। उन्होंने फाइनली 7 कैरेक्टर का स्टडी किया। बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, और ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो पूरी जेनेटिक्स आपको नहीं समझ में आएगा। एक कैरेक्टर पी प्लांट में लिया, एक कैरेक्टर प्लांट हाइट, और इसका 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था, एक डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, टॉल और ड्वार्फ। टॉल था डोमिनेंट, ड्वार्फ था रिसेसिव। फ्लावर कलर वायलेट, व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्जियल और टर्मिनल। वो जैसे फ्लावर है ना, ये स्टेम है, तो अगर कोई फ्लावर टर्मिनल है तो उसको रेसेसिव मानते थे, और अगर कोई एक्जियल है तो उसको वो डोमिनेंट मानते थे। और उसका कारण क्या है कि टर्मिनल फ्लावर का ग्रोथ वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह वैसा नहीं होता जैसा एक्जियल का होता है। ये तो ज्यादा बढ़िया ग्रोथ होगा ना, और जो टर्मिनल है उसके डिमिनिश होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्जियल की। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि एक्जियल फ्लावर इज डोमिनेंट, टर्मिनल इज रिसेसिव। पॉड शेप, पॉड पता है क्या होता है? फली, देखो मटर का फली। तो पॉड शेप, कोई कोई फली इनफ्लैटेड होता है, एकदम बढ़िया से गोल गोल होता है फ्लावर, और कोई कोई एकदम सिकुड़ा हुआ होता है। तो गोल गोल वाले बढ़िया को उसका उन्होंने क्या बोला? इनफ्लैटेड, और जो सिकुड़ा हुआ उनको बोला उन्होंने कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर, फली का कलर ग्रीन है तो ये बढ़िया है, डोमिनेंट है, और अगर स्टार्टिंग में ही येलो आ गया इसका मतलब बेकार है, इसका मतलब ग्रीन, ग्रीन है तो डोमिनेंट है, और येलो है तो रेसेसिव है। सीड शेप, राउंड सीड अगर मिल रहा है तो डोमिनेंट है, रिंकल्ड मतलब सिकुड़ा हुआ सीड मिल रहा है तो वो रेसेसिव है। सीड कलर देखो, पॉड कलर ग्रीन अच्छा होता है, और जब सीड बन जाता है तो सीड येलो होता है पी प्लांट का, तो सीड कलर येलो इज डोमिनेंट, एंड अगर सीड बनने के बाद भी वो ग्रीन ही रह गया तो रिसेसिव है। तो याद रखना, इस दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। किसमें? इसमें। इसमें सीड येलो होना अच्छा है, और फली वो तो इनिशियल स्टेज है ना, वो ग्रीन होना अच्छा है। इसका जस्ट अपोजिट खराब है। यानी कि अगर पॉड कलर ग्रीन बढ़िया है तो येलो बेकार है, रिसेसिव है, और सीड कलर अगर येलो बढ़िया है तो ग्रीन खराब है। ये 7 करैक्टर उन्होंने पढ़ा। अब मेंडल को तो ये पता ही नहीं था ना कि ये कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन है कहाँ पे। जीन तो उनको पता ही नहीं था ना। और आपको पता है आज की डेट में हमें ये पता है कि एक पी प्लांट डिप्लॉयड प्लांट है, और पी प्लांट के अंदर टोटल 14 क्रोमोसोम होता है, यानी कि 7 का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक सेट ये, एक सेट ये।
तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 7 क्रोमोसोम। मेंडल को ये सब बात पता है, तो बाद में सब बात पता चला है। बाद में एक साइंटिस्ट थे एक्स ब्लिक्स्ट, क्या नाम था उनका? एस ब्लिक्स्ट। एस ब्लिक्स्ट ने पता लगाया कि मेंडल ने जो जो कैरेक्टर का स्टडी किया है वो सारे कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7 पर है। बस मैं आज तो खैर पी प्लांट के सारे कैरेक्टर स्टडी हो चुके हैं लगभग। मेंडल ने जो जो कैरेक्टर का स्टडी किया है वो सारे कैरेक्टर पी प्लांट के क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7 पर है। आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि 1457 मेंडल की क्रांति 1457। अरे याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि मेंडल के जो 7 कैरेक्टर जिन्होंने जिस कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया उसको रेगुलेट करने वाले जीन केवल, तो आप बोलोगे सर कैरेक्टर तो 7 है, तो जीन कितने होने चाहिए? अरे जीन कितने होने चाहिए? कैरेक्टर 7 है तो जीन कितने होने चाहिए? 7। जीन तो 7 ही है, लेकिन मैंने आपको क्या पहले नहीं बताया कि एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन होते हैं? यस और नो? बताया कि नहीं बताया? तो इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला जीन कहाँ है। फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। प्लांट हाइट को रेगुलेट करने वाला 4 पे है, फ्लावर कलर को रेगुलेट करने वाला 1 पे है, फ्लावर पोजीशन को रेगुलेट करने वाला 4 पे है, पॉड शेप को 4 पे है, पॉड कलर को 5 पे है, सीड शेप को 7 पे है और सीड कलर को 1 पे है। अब आपको याद कैसे रखें, तो मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। आप अपने लैंग्वेज में ट्रिक लिख लेना, ठीक है? आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। देखो यहाँ लिखा है पॉड, कहाँ गया पॉड? पॉड कलर, क्योंकि पॉड से रिलेटेड मैं आपको पता है, आपको मैं बताऊं, पॉड से रिलेटेड 2 चीजों का स्टडी है, लेकिन अगर बोला जाए कि फ्रूट से रिलेटेड कितने चीजों का स्टडी मेंडल ने किया है तो 3। क्योंकि देखो पॉड से ही आगे फ्रूट बनेगा। फ्रूट क्या होता है मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जा चुका है आपको। फ्लावर के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है फ्रूट, तो पॉड से ही फ्रूट बनेगा फाइनल जब मैच्योर होगा। तो अगर मैं फ्रूट बोलूं तो पॉड शेप और पॉड कलर जो स्टडी किया उसी से बाद में फ्रूट बनेगा, तो ये दोनों भी तो फ्रूट का हिस्सा होगा। और मुझे एक बात बताओ, पॉड किससे बना है? फ्लावर से। तो जो फ्लावर पोजीशन है, क्या फ्लावर पोजीशन एक फ्रूट का कैरेक्टर नहीं हुआ? फिर आप बोलोगे सर फ्लावर कलर भी तो नहीं। जब फ्रूट बन जाएगा तो फ्लावर कलर वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब फ्रूट बनेगा तो पॉड का जो शेप रहेगा वही फ्रूट का भी शेप आएगा। पॉड का जो कलर रहेगा अल्टीमेटली बाद में फ्रूट का भी वही कलर रहेगा। मैं सीड पे नहीं जा रहा हूँ, फ्रूट पे जो बाहर से आपको दिख रहा है। फ्रूट का जो कलर रहेगा, पॉड का जो कलर रहेगा फ्रूट का रहेगा। और जहां पर फ्लावर ग्रो किया था वहीं पे पॉड भी बना होगा और वहीं पे फ्रूट भी रहा होगा। लेकिन फ्लावर कलर तो कब तक चेंज हो गया होगा? फ्लावर से पॉड बना, पॉड से फ्रूट बना, तो फ्लावर कलर को मत लेना, पॉड शेप को, पॉड कलर को, फ्लावर पोजीशन को ले लेना। ये तीनों कैरेक्टर फ्रूट से रिलेटेड है। तो अब मैं कह रहा हूं कि आपको कैसे याद रखना है कि कौन सा कैरेक्टर किस जीन पर है, उसको रेगुलेट करने वाला कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे है। तो पॉड का ना कलर लो, पॉड कलर, पॉड कलर ऑन 5 नंबर क्रोमोसोम पे पॉड कलर है। ये मैं क्यों बताया, पहले रंगीन वाला बता देता हूं। तो एक रंगीन तो कहां चला गया? 5 पे। एक रंगीन चला गया 5 पे, बाकी सब रंगीन फर्स्ट पे, क्योंकि पहला नंबर रंगीन है, पहला नंबर रंगीन है। तो एक रंगीन 5 पे, कौन? पौ से पॉड, पौ से 5, पॉड कलर ऑन 5। बाकी जितने भी कलर वाले कैरेक्टर हैं वो फर्स्ट नंबर पे, आप देख लो, दिख गया? अरे बोलो, तो क्या आपको 3 याद हो गया? चलो अब आ जाओ इस पे। सीड एस, सीड शेप, क्योंकि सीड कलर तो हो चुका है। सीड शेप, एस फॉर सीड, एस फॉर शेप, सीड शेप ऑन 7, S7 ट्रिपल एस, सीड शेप ऑन 7। तो ये तो हो गया ये वाला याद। बाकी जो भी बचे वो 4 पे, ऐसा समझ में? बाकी जो भी बचे वो 4 पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 3 बातें याद रखनी है। पॉड कलर ऑन 5, बाकी रंगीन पहले पे, सीड शेप ऑन 7, बाकी जो बचे 4 पे। कितना वो ट्रिक समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। और ये पूछा रहता है एग्जाम में बार बार, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पॉड कलर ऑन 5, बाकी रंगीन फर्स्ट पे, सीड शेप ऑन 7, बाकी बचे 4 पे, बाकी जो भी कैरेक्टर बचे वो सब 4 पे। तो ये था 4 क्रोमोसोम जिसपे मेंडल के द्वारा स्टडी किए जाने वाले कैरेक्टर को रिलेट करने वाले जीन थे, ठीक है? फिर इसके बाद जेनेटिकल स्टडी और आगे बढ़ती है, चीजें और भी आगे खुलासा होता है। मैं आपको आगे और भी कंसेप्ट बताऊंगा प्लियोट्रॉपिक जीन वगैरह के बारे में, वो मैं कल बात करूंगा, ठीक है? यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पहले पूछ लो जल्दी से। हाँ राजेश्वरी। नो सर।
रिभा, नो सर। सृष्टि, नो सर। अभिषेक, नो सर। अब आज आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में बता रहा हूं, पेज नंबर अब देखो मेंडल के एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन को लेके एनसीईआरटी में अलग डाटा दिया है, 1856 से लेके 1863 दिया है। जो एनसीईआरटी में दिया है आप उसको भी याद रखो, क्योंकि नीट में आंसर डायरेक्ट वही जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल डाटा बताया 1856 से 1865 तक का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो आप वैसे नई एनसीईआरटी में सही हो गया, पुरानी एनसीईआरटी में यही है, नई एनसीईआरटी में 1865 ही है, ठीक है। हाँ, तो पेज नंबर 70 से, पेज नंबर 70 से नहीं, पेज नंबर 70 पे आप क्या पढ़ेंगे बता रहा हूं, हेडिंग नंबर 5.1, का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, का फर्स्ट पैरा, इसको कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं इधर, बता रहा हूं और कहां है जो आपको पढ़ना है। जो आपने कल पढ़ा था वो बता रहा हूं, पेज नंबर 76 से पेज नंबर 77। हाँ, तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ पे आप पढ़ना शुरू करेंगे लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ से लाइन होगा लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ऐसा कुछ लाइन होगा, वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। और पेज नंबर 77 पर हेडिंग नंबर 5.2.2 के ऊपर तक पढ़ लेंगे। और रुक जाओ, अभी मैंने पहले बोला इसमें कंटेंट इधर उधर करके दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 80 से लेकर पेज नंबर 81 तक, यहां पे पढ़ना शुरू करेंगे आप हेडिंग नंबर 5.3.2 से, और इसमें यहां पर आप पढ़ लेंगे सेकेंड पैराग्राफ तक, सेकेंड पैराग्राफ तक। चलिए यहां तक अभी किसी को कोई दिक्कत है तब पूछ लीजिए। बढ़े आगे। अब देखिए, आज की क्लास में मैंने आपको कुछ भी न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं सिखाया है, आज की क्लास में मैंने प्योरली हिस्टोरिकल पार्ट डिस्कस किया है। आपने पहले जहां पे भी पढ़ा होगा ये सब हिस्टोरिकल पार्ट आपने शायद ही पढ़ा हो, ज्यादातर टीचर नहीं पढ़ाते, उनको खुद को भी हिस्टोरिकल पार्ट वो पढ़े होंगे तब ना पढ़ाएंगे। तो होता ये है कि अगर आपको हिस्टोरिकल पार्ट नहीं पता है ना, आगे कई सारी चीजें ऐसी आएगी आपको लगेगा कि अरे ये काम तो मेंडल का ही है। मतलब जैसे फिजिक्स में न्यूटन है ना, आइंस्टीन है ना, वैसे इधर मेंडल है जेनेटिक्स में। तो आपको आगे पता चलेगा कि मैंने हिस्टोरिकल पार्ट क्यों बताया और कितना जरूरी है, आगे पता चलेगा आपको। कल की क्लास में हम आएंगे और सीखेंगे कि आखिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, और फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे कल के लेक्चर में। चलिए मिलते हैं शाम की क्लास में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के साथ।